हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये एक कोलैब्स वीडियो है। इसमें हम कोलैब्स करेंगे एक यूट्यूब चैनल विन लाइफ डिफीट कैंसर के साथ। और उनको हमने अपने चैनल पर इनवाइट इसलिए किया है जिससे कि हम आप लोगों को जागरूक कर पाएँ ब्रेस्ट कैंसर से। तो किस तरह से आप लोगों को अवेयर रहना है ब्रेस्ट कैंसर से, वही सब आप लोगों को बताएंगी यूट्यूब चैनल विन लाइफ डिफीट कैंसर की होस्ट खुशबू चौहान मैम। तो वेलकम मैम फॉर कमिंग एंड कोलैबोरेशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे आज रीने खान मैम के इनविटेशन पे आई हुई हूँ। मेरा नाम खुशबू चौहान है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। और क्या आप हमारे यूट्यूब की ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि आपके ब्रेस्ट में ये कोई अननेचुरल ग्रोथ हुई है या फिर हुई थी कभी, वो किस तरह से हुई थी और क्या लक्षण थे, कैसे सिम्टम्स थे और कैसे आपने उसको एग्जामिन किया कि आपके ब्रेस्ट में कोई लम्प्स, ट्यूमर या फिर कोई सिस्ट या गांठ जैसी बन रही है। तो कैसे आपने इसके लक्षण को पहचाना, वो सब शेयर कीजिए आप हमारे साथ। इसके लक्षण में मैं बताना चाहूँगी कि बहुत टाइम से मुझे अपने ब्रेस्ट में एक गांठ, एक कुछ उभार सा फील हो रहा था लेफ़्ट साइड। लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्योंकि वो गांठ वाँठ कुछ नहीं थी, बस एक उभार सा था। तो मैंने जैसा सब करते हैं कि इग्नोर किया। और उस टाइम पे अपन को थोड़ी सी झिझक होती है बताने में, थोड़ी सी शर्म होती है। तो मैंने उस टाइम पे किसी को नहीं बताया था और मुझे खुद भी कंफर्म नहीं था कि ये कोई गांठ है। दैन क्या हुआ कि इग्नोर करते करते 3 to 4 मंथ के बाद मुझे फील हुआ कि वो थोड़ी सी उभर के आ रही है, थोड़ी सी कुछ है, गांठ जैसा फील हो रहा है। तो मैंने अपनी पेरेंट्स को बताया। उसके बाद हम मुरैना में, एमपी में एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर के पास गए। बिकॉज़ हमारी झिझक और शर्म की वजह से हम हमेशा लेडीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बट हम गए तो उन्होंने उसको चेक किया और बोला कि ये नॉर्मल सी गांठ है। उस टाइम वो चने के दाने से भी छोटी थी। तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसी गांठें होती रहती हैं, आपकी इच्छा है, आपको ऑपरेट करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है मत करवाइए। तो हम रिलैक्स थे कि ये नॉर्मल गांठ है, कोई इशू नहीं है। फिर भी हमें थोड़ा सा डर था। तो हम छत्तीसगढ़ में एक लेडीज़ डॉक्टर हैं अपोलो की, वहाँ गए। उन्होंने भी कहा कि ये नॉर्मल गांठ है, आपकी इच्छा है, आपको ऑपरेट करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है नहीं करवाइए। उसके बाद हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे तो हम एक और डॉक्टर के पास गए, वो भी लेडीज़ डॉक्टर, क्योंकि मेरा मेन कंडीशन था लेडीज़ डॉक्टर के पास ही जाना है। उस टाइम मैं इतनी अवेयर नहीं थी और थोड़ी सी झिझक भी थी। तो लेडीज़ डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल गांठ है अगेन, और आपकी इच्छा है, आप शादी के बाद करवाना चाहें तब करवा लें, अभी करवाना है अभी करवा लें। और आपका सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक टेस्ट करवा देती हूँ, FNAC टेस्ट। ओके, और ये एफएनएससी टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट किस तरह से किया जाता है, वो भी बताइए आप। FNAC टेस्ट में क्या होता है कि आपकी जहाँ पे भी गांठ होती है वहाँ के लिक्विड को इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। तो वो चीज़ मैंने करवाई और उसमें सब कुछ रिपोर्ट एकदम क्लियर थी, कुछ भी नहीं आया था। तो हम रिलैक्स थे, हमने कहा सब कुछ ठीक है। और उस टाइम पे वो चने की दाने से छोटी सी गांठ थी। हम डॉक्टर की बात मानते हुए हमने ऑपरेट नहीं करवाया और हमने सोचा हम शादी के बाद करवाएंगे। अच्छा, तो कोई सिम्टम्स वगैरह भी हुए थे क्या, जिसको हम कहते हैं कि कोई बीमारी जब शुरू होती है तो उसमें कोई ना कोई लक्षण ज़रूर सामने आते हैं। तो आप क्या फील करते थे उस टाइम पर। तो लक्षणों में बताऊँ, मुझे कोई भी लक्षण नहीं था। मुझे फीवर, सर्दी, जुकाम, दर्द कुछ भी नहीं था। मुझे उसमें बिल्कुल पेन भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। बट एक था कि वो एक गांठ सा उभार है जिसको मैंने ध्यान दिया, बाकी कुछ भी लक्षण मुझे नहीं हुए थे। ओके, तो फिर आप इसको इग्नोर करते रहे, तो फिर ट्रीटमेंट लेना कब शुरू किया था आपने। क्या हुआ कि उसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर जो है मैंने देखा कि वो जो गांठ का साइज़ है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और वो साइज़ बड़ा होते होते मुझे पेन भी शुरू होने लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी से, तो इसको ऑपरेट करवाना, जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवाना ही ठीक है। हालांकि उसके मुझे मालूम होने के 6 महीने बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसमें वो चने की जितनी जो गांठ थी वो इतनी बड़ी हो गई थी, समझ सकते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर।
और फिर मैंने वो ऑपरेशन भी लेडीज़ डॉक्टर से सोचा था, और मुरैना में जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम दिखाया था उनसे ही मैंने ऑपरेशन करवाया। और पता है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर आए मेरा ऑपरेशन करने। और ऑपरेशन के टाइम भी वो बोल रहे थे कि मैम आप जो समझ रही हैं वो वैसा केस नहीं लग रहा है, मुझे ये दूसरा केस लग रहा है। फिर भी उन मैम ने ऑपरेशन करवा दिया। और ऑपरेशन के बाद जब रिपोर्ट आई 10 डेज़ के बाद, तब हमें पता चला कि मुझे कैंसर है। और सब कोई बहुत घबरा गए थे। मुझे तभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कैंसर है। हाँ, यस, सेम कंडीशन मेरे केस में भी थी कि यकीन करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि कैंसर मुझे हो सकता है। क्योंकि हम तो हमेशा घर के खाने ही खाते हैं, बाहर के खाने हम ज़्यादातर खाते ही नहीं, और प्लास्टिक के बर्तन का भी हम यूज़ नहीं करते, तो कैंसर हमें कैसे होगा। तो यकीन करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि कैंसर जैसी कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन ये कैंसर है, ये किसी को भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप अपना बताइए। उसके बाद हम ग्वालियर के जो कैंसर हॉस्पिटल है पहाड़िया पे, वहाँ पे गए। फिर वहाँ के हॉस्पिटल पे जाके हमने वहाँ पे जो श्रीवास्तव सर हैं उन्होंने मुझे चेक किया। बट चेक उन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। और मैं पूरी तरह हिल गई थी और मैं बहुत घबरा गई थी। फिर उन्होंने हालांकि और भी टेस्ट करवाए, मेमोग्राम वगैरह बोला, हमने वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं करवाए। हमने जस्ट ओपिनियन लिया और हम वहाँ पे जो मेरा सैंपल था वो लिया हमने। और हमें अवेयरनेस थी कि इंडिया में बेस्ट हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल है कैंसर का, तो हम डायरेक्ट वहाँ से टाटा मेमोरियल मुंबई जा पहुँचे। ओके, आपने सही किया जो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल पहुँचे ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या था, वो सब आप शेयर कीजिए आप हमारी ऑडियंस के साथ। तो अब मेरी जर्नी शुरू होती है 2018 अगस्त में मेरा ऑपरेशन हुआ था। 2018 अगस्त में ही मैं मुंबई पहुंच गई थी। और वहाँ पे जाते ही आपको सबसे पहले कार्ड बनता है, वो मैंने बनवाया। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो पहले तो ब्लड टेस्ट ही बहुत सारे होते हैं, पूरी हर टाइप के टेस्ट होंगे। और CBC, LFT, KFT एंड आपका एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, आपका सबसे मेन टेस्ट होता है मेमोग्राफी, वो होगी। और सारे टेस्ट आने के बाद डॉक्टर से ओपिनियन लिया जाएगा। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका ऑपरेशन तो हो चुका है, वो जो सैंपल था वो निकल चुका है, तो क्यों ना पहले कीमोथेरेपी की जाए। तो उन्होंने कहा था कि टोटल 8 कीमो दिए जाएंगे, 4 कीमो, 10 ऑपरेशन, 10 4 कीमो। तो हमारे पास मुंबई में रहने को जगह नहीं थी, तो हम एक होटल में रुके थे। और उसकी पूरी जानकारी मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई है, हम कहाँ रुके थे। तो हमको खाने का, रुकने का एक खर्चा देना पड़ रहा था। तो हम इतने दिन कीमो नहीं ले सकते थे, तो हमने वहाँ से पूरी मेडिसिन ली टाटा के हॉस्पिटल से। और बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं टाटा से। ओके, तो एक बात और बताइए कि आपने ये जो ट्रीटमेंट लिया है टाटा हॉस्पिटल से, वो आपने प्राइवेट से लिया था या फिर गवर्नमेंट से लिया था? और आपने जैसा कि बताया वीडियो में कि आपको वहाँ पर रुकना और वहाँ पर खाना पीना ये आपका महंगा पड़ता था, तो आप वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके। तो फिर बाकी का ट्रीटमेंट आपने, ये कीमोथेरेपी और ये रेडिएशन, कहाँ से लिए थे फिर? मैंने गवर्नमेंट में ही अपना ट्रीटमेंट लिया था, टाटा के गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वहाँ से हम सारी दवाइयाँ लेके ग्वालियर में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके मैंने कीमो लिए। दवाइयाँ वहाँ से ले आती थी, कीमो यहाँ पे आके लेती थी, तो वो आप कर सकते हैं। और फिर मेरे 4 कीमो के बाद मैं गई दिसंबर में टाटा मेमोरियल। तो क्या है कि वहाँ पे ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही थी, तो मैंने जो और 4 कीमो थे वो भी ले लिए। तो मैंने 8 कीमो पूरे ले लिए। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ आई थिंक फ़ेब में, 2019 के फ़ेब में मेरा ऑपरेशन हुआ था दोबारा, जिसमें सारे लिम्फ नोड वगैरह निकाल दिए गए। तो आपका ऑपरेशन में कितना खर्चा आया था आपके ये ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए?
इन सब में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ऑपरेशन में भी 50,000 के समथिंग ही खर्चा आया था, क्योंकि टाटा का गवर्नमेंट सेक्टर सही है, अच्छा है। ओके, तो आपके ट्रीटमेंट में रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी था, तो टोटल आपके कितने रेडिएशन थे? और रेडिएशन का ट्रीटमेंट फिर आपने कहाँ से लिया था? क्या आपने वो ट्रीटमेंट रेडिएशन का ग्वालियर से लिया था या फिर टाटा हॉस्पिटल से लिया था? मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद रेडिएशन, मुझे 15 रेडिएशन लगी। तो रेडिएशन के लिए मुझे यहाँ पे बहुत लेट मिल रही थी, लाइन में लगना पड़ रहा था, और उसके बाद भी मुझे 2 मंथ का टाइम वेट करना पड़ रहा था। तो मैंने वहाँ से टाटा से रेडिएशन नहीं लिया, मैंने जयपुर से रेडिएशन लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, महात्मा गांधी में, और मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए रेडिएशन में भी लगा। तो वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो मैंने रेडिएशन वहाँ से लिया। ओके, तो एक बात तो क्लियर है कि आपने अपना पूरा ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से नहीं लिया है। जैसा कि वीडियो में आपने बताया कि आपने मुरैना में आपने एक सर्जरी करवा ली थी और फिर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट आपने टाटा की दवा लेकर ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल से लिया था, और फिर वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से आपने फिर रेडिएशन के ट्रीटमेंट आपने जयपुर से लिए थे। तो इन 3 हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे या फिर आप ठीक हो गई थी? देन क्या हुआ कि मेरा स्टेज फर्स्ट था जब मैं गई थी, और उन्होंने मुझे 5 साल के लिए एक मेडिसिन होती है वो मुझे दी गई, और मैं उसको ले रही थी। तो मुझे 6 मंथ के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया गया, और जब मैं 6 मंथ के बाद फॉलोअप के लिए गई, उससे पहले मुझे बैक में बहुत पेन होने लगा था। तो वो पेन के लिए हम कई डॉक्टर को दिखा चुके थे, बहुत सारे नस वाले जो होते हैं खींचने वाले, उनको भी दिखा चुके थे, घर पे भी सब ट्राई कर चुके थे। वो दर्द नहीं जा रहा था, और वो दर्द बढ़ता जा रहा था एक्सट्रीम लेवल पे, मैं चल नहीं पा रही थी। तो जब हम गए 6 मंथ के बाद फॉलोअप के लिए, तो मुझे पता चला कि मेरा कैंसर बोन्स में स्प्रेड हो गया है, क्योंकि वो जो मेडिसिन मुझे दी गई थी वो मुझे सूट नहीं हुई थी। तो मुझे टाटा मेमोरियल का एक ड्रॉबैक ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो पर्सनल टाइम आपको नहीं दे पाते हैं, जिससे कि आपको पर्टिकुलर पता नहीं चलता है कि क्या तकलीफ़ हो रही है, क्यों फैल रहा है। तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि मुझे मेडिसिन सूट नहीं हुई। ये सब चीज़ मुझे जब वहाँ से भी मैंने स्विच किया प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में, तब जाके पता चली कि वो मेडिसिन मुझे सूट नहीं हुई थी, और इसलिए मेरा कैंसर बोन्स में स्प्रेड हो गया था। ओके, तो जब आपका ये कैंसर बोन्स में स्प्रेड हो गया था और ये कैंसर आपका हड्डियों में फैल गया था, तो बोन कैंसर का ट्रीटमेंट आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लिया था या फिर उसके लिए आपने कोई चौथा हॉस्पिटल प्लान किया था बोन कैंसर के इलाज के लिए? तो यस, टाटा में मैंने इलाज लिया, और वहाँ का ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए टाटा वर्क नहीं किया, और मुझे समझ में नहीं आया कि मेडिसिन मुझे सूट हो रही है और नहीं हो रही है, और जो साइकिल है मेरे वो स्टार्ट हो गए, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मेरे कैंसर स्प्रेड हो गया। जो चीज़ मैंने जयपुर में भी बताई थी, बट उन डॉक्टर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और मेरा कैंसर स्प्रेड हो गया। बट मैंने फिर दिल्ली प्राइवेट में इलाज लिया, तो वहाँ एक एक चीज़ आपकी नोटिस की जाती है। आप जब चाहें उनसे कॉल पे पूछ सकते हैं, जब चाहें मिल सकते हैं, बट यस, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो, और हम जैसे लोगों को कोई कहीं से हेल्प भी नहीं मिल पाती है, तो खुद ही बियर करना होता है। बट यस, मेरी जान बच गई दिल्ली के हॉस्पिटल से। ओके, तो दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने के बाद अब आप कैसी हैं? और जाते जाते हमारे यूट्यूब की ऑडियंस को जागरूक करके जाइए इस ब्रेस्ट कैंसर से, कि किस तरह से किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, सिस्ट को, लम्प्स को, ट्यूमर को या फिर गांठ को, किस तरह से अवेयर रहना है ब्रेस्ट कैंसर से, वही सब कुछ सजेशन देकर जाइए जो हमारे ऑडियंस हमारे इस कोलैबोरेशन वीडियो को देख रही है। अभी मैं ठीक हूँ। सो मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी बीमारी हल्की नहीं होती, छोटी नहीं होती, उसको आप लाइटली मत लीजिए। कहीं भी आपको गठान या सिस्ट दिखाई दे, फील हो, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर उन्होंने
ऑपरेट करने की सलाह दी है तो तुरंत ऑपरेट करवाइए, लेट मत करिए, क्योंकि वो चीज़ बड़ी होके नुकसान कर सकती है। तो आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किया वो तुरंत के करें। और ट्रीटमेंट के बाद भी आप ये ना सोचें हम तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ठीक हो गए हैं, बट आपको अवेयर रहना है और लोगों को भी अवेयर करना है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा सा खाना पीना है और स्वस्थ रहना है। तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू आप सभी के बेस्ट विशेस के लिए। प्लस स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें और पॉजिटिव रहें, स्माइल करते रहें। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू फॉर कमिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ कोलैब्स किया, तो शुक्रिया आपका। और अब हम अपने यूट्यूब की ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर आपको ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड, या फिर जयपुर कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड, या फिर दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड, या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, तो आप यूट्यूब चैनल विन लाइफ डिफीट कैंसर खुशबू मैम के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल पर विज़िट कीजिए, उनके चैनल पर कमेंट कीजिए। और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनके चैनल को जाकर विज़िट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये कोलैप्स वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।